नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं गीता आपके साथ और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। और स्ट्रेट टॉक में बात आज कुर्सी का झोल और फिर दिल्ली दौड़। बात इसीलिए क्योंकि कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद अब कांग्रेस के लिए एक नई टेंशन है। टेंशन मुख्यमंत्री के सिलेक्शन की, क्योंकि इस पद के लिए कर्नाटक कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, दो कद्दावर नेताओं सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, इन दोनों के बीच एक होड़ जारी है। बेंगलुरु में दोनों नेताओं के समर्थकों के पोस्टर्स और नारेबाजी से माहौल जैसे गर्मा चुका है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों की राय ले ली और अब दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस आलाकमान से विचार कर इस बात का फैसला करना है कि कौन होना चाहिए कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री। इस बीच आज की बात करें तो सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली में खड़गे से उन्होंने मुलाकात करनी थी। सिद्धरमैया तो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन डीके शिव कुमार शाम रहते पहले खबर आई कि डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचेंगे जल्द। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद एक अपडेट आता है कि डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं आएंगे और उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि मेरे साथ 135 विधायक हैं। सो इसका मतलब क्या निकाला जाए? कर्नाटक में देखिए, कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री चुनने के लिए बुलाई गई थी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जो कि रविवार को हुई थी। और उस दौरान डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नई सरकार में मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार सिद्धरमैया से भी बातचीत की थी। सवाल यह कि क्या कांग्रेस आलाकमान भी मुख्यमंत्री के सीट पर पहले सिद्धरमैया को ही बिठाएगी या फिर डीके शिव कुमार होंगे कुर्सी पर? यह एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में क्या क्या हुआ था और इस मीटिंग से निकलकर कांग्रेस के ऑब्जर्वर ने क्या क्या जानकारी दी। देखिए, जिस होटल में बीते रविवार कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाहर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के तमाम सपोर्टर्स अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर खूब नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अंदर विधायक दल की मीटिंग में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार साथ साथ बैठे थे। सो कुल मिलाकर अब बेंगलुरु के पत्ते दिल्ली में खुलेंगे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से डीके शिव कुमार, जो कि दिल्ली तो पहुंचे नहीं लेकिन सिद्धरमैया ने मुलाकात की और कांग्रेस पर्यवेक्षक भी विधायकों की राय खड़गे को जल्द बताएंगे। इस मीटिंग में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और सरकार गठन के सारे फॉर्मूले क्लियर किए जा सकते हैं और फिर कांग्रेस आलाकमान फाइनल फॉर्मूले पर मुहर लगाएंगे। सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार इस बीच हो रहा है। हम दोनों के थोड़े से एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड और उनके ट्रेड्स को आपके समक्ष ग्राफिक्स के जरिए रखना चाहेंगे। सिद्धरमैया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष। सिद्धरमैया कुरुबा समुदाय ओबीसी से आते हैं और डीके शिव कुमार वोकलिगा समाज से। सिद्धरमैया एक सबसे बड़ा चेहरा है और डीके शिव कुमार संगठन के एक बड़े एक्सपर्ट हैं। सिद्धरमैया हर वर्ग के नेता हैं, जबकि डीके शिव कुमार कांग्रेस के संकट मोचन कहलाए जाते हैं। सिद्धरमैया भ्रष्टाचार के मामले उन पे नहीं है, लेकिन जब डीके शिव कुमार की बात करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति, ये तमाम जो मामले हैं उनके खिलाफ दर्ज हैं। सिद्धरमैया आलाकमान की पहली पसंद है, लेकिन डीके शिव कुमार की भी जो कहें उन्होंने जिस तरीके से अब तक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है वो भी बहुत अहम है। सिद्धरमैया सीएम की रेस में अब तक सबसे आगे हैं, बल्कि डीके शिव कुमार सिद्धरमैया का समर्थन चाहते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन देखिए कैसी है कि एक टीस है और वो टीस ही है जिसकी वजह से कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो हम देखें कि जब कांग्रेस किसी भी राज्य में जीतती है तो हमेशा उसके सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो। इसके पीछे कारण क्या है कि दो बड़े चेहरों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन हमेशा आ जाती है। अब देखिए ना, राजस्थान में भी तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब बगावती सुर सचिन पायलट ने फिर से छेड़ दिए हैं और राजस्थान में हमेशा पॉलिटिकल टर्मोइल कैसा रहता है इसकी जो कहें खबरें बनती रहती हैं आए दिन, और कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा चलता ही रहता है, जिसके बीचों बीच देखते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा तो रहता ही है। अब सेम सिचुएशन देखिए कर्नाटका में आ चुकी है। एक बड़ी जीत, स्पष्ट बहुमत तो मिल गया, लेकिन अब सीएम कौन होगा
इसी को लेकर एक बड़ा झोल बना हुआ है और इसी को लेकर दिल्ली दौड़ इस वक्त बनी हुई है। डीके शिव कुमार ने दिल्ली आने से मना कर दिया, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आगे की चुनौतियां तो अभी बहुत सी हैं जिस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये वाली जो सिचुएशन है ना वो सबसे कहें क्रूशियल है और उसका निपटान कैसे होगा अभी तक कुछ नहीं पता। देखिए, सुलह बातचीत होगी तो ही दरवाजे खुलेंगे, लेकिन बात ही नहीं होगी, सब अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो बात बनेगी कैसे। मुख्यमंत्री कौन होगा कर्नाटका का, ये तो अभी जल्द क्लियर होगा। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग रविवार को हो चुकी है, लेकिन जैसे कि कांग्रेस में होता आया है, विधायक दल की हर मीटिंग में फैसला जो होता है वो हाईकमान पर छोड़ दिया जाता है। तो रविवार को भी यही हुआ है। सवाल वर्षों से अपनी जगह पर कायम है कि जब फैसला हर बार हाईकमान को ही करना होता है तो फिर विधायक दल की बैठक का ये दिखावा क्यों। आज हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि भाजपा भी देखिए इस मामले में कांग्रेस से अलग नहीं है। वहां पर भी नेता पद के सारे फैसले दिल्ली से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान का आखिरी फैसला क्या होगा? क्या रेस में आगे नजर आ रहे हैं सिद्धरमैया के नाम पर मुहर लग जाएगी, या फिर डीके शिव कुमार को बर्थडे गिफ्ट तो देखिए नहीं मिला क्योंकि तय ही नहीं हो पाया, उनका बर्थडे था कल। लेकिन देखिए इस पर तो आज बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ कर्नाटक चुनाव, जॉस हिंदी ने कर्नाटक चुनाव को लेकर एक अच्छी कवरेज भी की थी, एक डीप एनालिसिस भी किया, और आज स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर से उन तमाम पहलुओं पर हम स्ट्रेट टॉक करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्नाटक में क्या हुआ है और तमाम जो एग्जिट पोल्स थे वो धरे के धरे रह गए जब नतीजे आए। तो येदी का जादू खेत रहा और कांग्रेस नेता सिद्धा और शिव कुमार की जोड़ी ने इस गढ़ को जीत लिया। तो हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल हैं जो आज स्ट्रीट टॉक के माध्यम से हम स्ट्रीट टॉक में लेकर आए हैं। पहला सवाल तो देखिए यही है कि कुर्सी का झोल और फिर दिल्ली दौड़, शिव कुमार होंगे या सिद्धरमैया, कौन होगा कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री। हम दोनों की जो कहें दोनों नेताओं को समझने की कोशिश करेंगे कि हु इज बेटर। इसके बाद सवाल आज ये भी कि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के आगे कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे पार पाएगी पार्टी, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दक्षिण तो जीत लिया लेकिन अभी तो उत्तर भारत भी है। ऐसे में आगे देखिए लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ बजरंगबली, पुरानी पेंशन का मुद्दा। लेकिन क्या आगे इनसे उत्तर भारत भी सध पाएगा? सवाल यह भी है कि एक साल में बीजेपी के हाथ से 3 राज्यों की सत्ता चली गई है। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी राज में सियासी नक्शा जो है देश का वो कैसे बदल गया है। और सबसे अहम सवाल तो देखिए ये भी, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव परिणाम से अगले साल के लोकसभा चुनाव पर किस तरीके का असर होगा। क्या इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? तो देखिए कर्नाटक, हिमाचल, कर्नाटक और उसके बाद अभी इस साल राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहां पर भी चुनाव होने हैं। तो बहस देखिए तेज हो चुकी है कि विपक्ष की धुरी बनने के नजरिए से कर्नाटक की सत्ता मिलने से कांग्रेस की दावेदारी को और मजबूत मिली है। लेकिन देखिए जब हम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उस सफलता को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर कांग्रेस के लिए तो एक सबसे बड़ी बात तो यही है जो आज राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि आत्मविश्वास ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आपको उसी लीक पर से ना इधर होना है ना इधर होना है, आपको ट्रैक पर सीधा चलने की जरूरत है ताकि जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, आप उस पर सीधे चलें, ना इधर और ना उधर। थोड़ी सी भी नजरें इधर, थोड़े से भी कदम उधर डावाडोल हुए तो फिर आपको हार ही देखनी पड़ेगी। तो कांग्रेस के लिए एक यही सबसे बड़ी जो सीख है, यही सबसे बड़ी जो बात है वो की जा रही है। हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे कांग्रेस को किस तरीके से चलने की जरूरत है। कुर्सी का झोल और फिर दिल्ली दौड़। आप सभी जानते हैं कि कर्नाटका के चुनाव परिणाम शनिवार 13 मई को आए और मानो कांग्रेस के लिए जैसे एक संजीवनी साबित हो गए। कर्नाटक में उसने बम्पर जीत हासिल की और अब सवाल ये कि कर्नाटक की सत्ता से बाहर होने के बाद दक्षिण भारत की तरह देश के बाकी राज्यों में भी
बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उसके साथ साथ यहां पर चुनौतियां कांग्रेस के लिए किस तरीके की हैं। अब देखिए, ये तो एक चुनौती है कि ट्रैक पर किस तरीके से उन्हें रहना चाहिए, आगे भी ओवर कॉन्फिडेंस से आगे नहीं चलना है, उस लीग पर उन्हें रहने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले जब बात कुर्सी के झोल की हो और दिल्ली दौड़ की हो तो सवाल इससे ये जुड़ा हुआ है कि दो दिग्गजों के, दो चेहरों के बीच में अभी एक कहीं रार चल रही है और वो रार है कुर्सी को लेकर। ये किस्सा जो है ना, ये कुर्सी को लेकर का है, कर्नाटका कुर्सी और ढेर सारी कंफ्यूजन। नतीजे आने के बाद रविवार और साथ ही साथ सोमवार, आज दिन भर चर्चाएं इसी को लेकर रहीं। सवाल एक ही था कि कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, कौन हो, कौन हो। लेकिन कर्नाटका में एक भारी जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस की ओर से अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कर्नाटका का सीएम कौन होगा। सो दो दिग्गजों की लगातार बात यहां पर चल रही थी। बीते रविवार भी एक बड़ी बैठक जो थी विधायक दल की हुई, लेकिन उस विधायक दल में भी सबने अपनी अपनी बात रखने के बावजूद भी एक बड़े फैसले पर जो है वो हाईकमान जो है नहीं पहुंच पाया और फिर बात इस पर आकर टिक गई कि दिल्ली पहुंचा जाए और दिल्ली में हाईकमान के साथ बातचीत कर पर्यवेक्षकों की राय लेकर ही इस मसले पर जो है इस मसले को सुलझाया जाए। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ गई कि सिद्धरमैया तो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन डीके शिव कुमार जो कि दूसरे हैं और उसके बाद दूसरा चेहरा है मुख्यमंत्री को लेकर, वो दिल्ली नहीं पहुंचे। और उनका ये कहना कि 135 विधायक हमारे साथ हैं। और इसके बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि चुनौतियों की बात देखिए, अब आगे आने वाले चुनावों के लिए कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के लिए अब यही बनी हुई है, इससे कैसे पार पाएगी। सो पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी जो है वो दिया गया कि 2 साल एक मुख्यमंत्री को दिए जाएं और 3 साल एक मुख्यमंत्री को दिए जाएं। लेकिन इस पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी किसी तरीके का कोई म्यूचुअल कॉन्सेंट ना सिद्धरमैया का बना और ना ही डीके शिव कुमार का बना। सो ये जो तमाम चीजें हैं, इसे लेकर कई सवाल अभी तक बने हुए हैं कि आगे अब ये जो पूरी सिचुएशन है, पूरी पिक्चर है, इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा। हम एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर आपके सामने सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के जो एक तमाम कहें रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब तक रही हैं और साथ ही साथ अभी तक उनका जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो रखना चाहेंगे आपके सामने, ताकि हम समझ पाएं कि दोनों जो चेहरे हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है वो कौन है, हु इज बेस्ट अमंग्स द वर्स्ट। तो इस वक्त सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष। और देखिए, दो बड़ी जो बातें थी यहाँ पर, और वोकलिगा समाज और कुरुबा समुदाय ओबीसी। तो जब इन कहें इस वर्ग की जब हम बात करते हैं तो इसका एक गहरी पैठ है दक्षिण भारत में ये रखते हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब ये दोनों जो चेहरे हैं वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो दोनों ही एक बड़ा चेहरा हैं। और जहां तक डीके शिव कुमार हैं, वो एक संगठन के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं और इन चुनावों में प्रचार प्रसार के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। अब कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का जो है वो पद मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जब दक्षिण भारत के ही कहें मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो आज अपडेट इसको लेकर भी आया कि वो चाहते हैं कि कर्नाटका में डिप्टी सीएम के तौर पर कोई मुस्लिम चेहरा होना चाहिए। तो ये जो देखिए अभी द्वंद है वो अभी फंसा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए हम इसी पर बातचीत आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेट टॉक में डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट संतोष शर्मा जी इस वक्त बने हुए हैं, जो कि लीगल एडवाइजर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट भी हैं। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज कंफर्म कर दीजिए इफ यू कैन हेयर मी। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अभी तक देखिए सर, चर्चा इसी को लेकर आशुतोष जी हो रही थी कि
कर्नाटक में एक बड़ी जीत के बाद, एक बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के सामने आगे की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, तो इस सब से कैसे पार पाएगी पार्टी? लेकिन उससे पहले बड़ी प्रॉब्लम तो देखिए अभी कांग्रेस के लिए यही है कि कर्नाटक का सीएम कौन हो। सो अभी तक देखिए ये तय नहीं हुआ है, और डीके शिव कुमार का दिल्ली ना आना और फिर ये कहना कि मेरे साथ तो 135 विधायक हैं, तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये क्या कह रही है, ये क्या संदेश दे रही है? देखिए, शिव कुमार का ये कहना कि मेरे साथ 135 विधायक मेरे साथ हैं, उनकी एरोगेंस शो करता है, हठ धर्मिता दिखाता है कि वो अपने बारे में ये कितना आश्वस्त है कि उनके अलावा कर्नाटक में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर हो नहीं सकता। निश्चित ही उनकी इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कर्नाटक में जो कांग्रेस ने ये चुनाव जीता है, शिव कुमार का काफी अहम रोल रहा है। दूसरी तरफ सिद्धरामैया को चीफ मिनिस्टर का अच्छा एक्सपीरियंस है, उनकी छवि बड़ी साफ है। शिव कुमार को देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में, 5 वर्षों में उन्होंने अपनी संपत्ति को भी काफी आगे बढ़ाया है। दिल्ली में ना आना, आला कमान के ऑर्डर को ना मानना उनकी एरोगेंस को शो करता है। और कांग्रेस के लिए ठीक है, मेजोरिटी तो आ गई, 135 सदस्य आ गए हैं, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। जब फैसला दिल्ली में करना है कांग्रेस की आला कमान ने करना है, और आला कमान की मीटिंग को भी आप अटेंड नहीं करने के लिए आ रहे, तो ये क्या दिखाता है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की अंदर की फूट की कांग्रेस खत्म कर देगी। 135 लोगों का बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपने नेता का चुनाव नहीं कर पा रही है। इतवार सोमवार को बड़ा चिंतन मनन हुआ, काफी मीटिंग हुई, काफी सुझाव भी दिए गए। पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी सामने आया है कि 3 साल 2 साल आपस में एक बार आप बन जाइए, एक बार आप बन जाइए, लेकिन इस सहमति नहीं बन पा रही है। और सहमत ना बन पाना कांग्रेस की इस जीत को, जो भी आपने बहुमत, प्रचंड बहुमत प्राप्त करके जीत हासिल करी है, वो भी एक टाइम हो सकता है कि आपको इसको और कमजोर बनाए। आला कमान खड़के जो भी डिसीजन लेते हैं उसको दोनों में से मान लेना चाहिए कि शिव कुमार ने चीफ मिनिस्टर बनना है, सिद्धरामैया। मैं कहूंगा सिद्धरामैया एक सुयोग्य उम्मीदवार है चीफ मिनिस्टर के, उनको इसका चीफ मिनिस्टर का तजुर्बा भी है और एक अच्छे प्रशासक भी रहे हैं। तो सिद्धरामैया बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ शिव कुमार अपनी इस पर अड़े हुए हैं, और पावर शेयरिंग फार्मूला सफल नहीं हुआ। पहले राजस्थान में भी अपनाया गया था कि एक बार गहलोत बन जाएंगे, दूसरी तरफ सचिन पायलट को बनाया जाएगा, वो नहीं बनाया गया। तो करने में जो फर्क नजर आता है उससे दोनों के दोनों कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय, दूध को जला छाछ को फूंक फूंक करके पीता है। इधर सिद्धरामैया अपने उस पर अड़े हैं, दूसरी तरफ शिव कुमार का भी अड़ना क्या है। लेकिन फैसला तो आला कमान ने लेना है कि किसको करना है। अगर फैसला आज तक में नहीं आता तो फिर लोग विधायक लोग जाने की तैयारी में कर लेंगे, और बीजेपी ऐसे मौके का फायदा उठाएगी। हालांकि अभी बीजेपी के लिए राह बड़ी लंबी है, उनके 65 एमएलए है और इधर 135 है, तो दूरी लगभग 50 से 60 एमएलए की है। 50 एमएलए की 10 होते हैं, और बीजेपी अभी तक साउथ इंडिया में अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाई। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी अच्छी है, और नॉर्थ इंडिया के राज्यों में बीजेपी जीतती भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। आपकी ये जो आपने अभी कहा कि सिद्धरामैया जो हैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका अपनी एक पैठ है दक्षिण भारत में, और ऐसे में उनको सीएम चेहरा होना चाहिए। और इस बात के कयास लग भी रहे हैं कि अगला जो चेहरा है एज अ सीएम वही होंगे। लेकिन डीके शिव कुमार भी पीछे पीछे। देखिए डीके शिव कुमार, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि उनके खिलाफ कुछ केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आय से अधिक संपत्ति रखना, तो ईडी अभी इस मामले में जांच कर रहा है, और पूछताछ भी उनसे देखिए कई दफा हो चुकी है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुतोष जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ऐसे में फिर अगर मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में सीबीआई और ईडी के यही जो मामले हैं आगे भी रोड़ा अटकाते रहेंगे,
इसलिए अगर डीके शिव कुमार को एज अ मुख्यमंत्री हम लोग माने तो फिर ये तो कांग्रेस के लिए एक दाग बनकर रह जाएगा। हालांकि सिद्धरमैया के ऊपर भी 2 केसेस हैं, लेकिन उनकी चर्चा कभी इतनी नहीं हुई है जितनी डीके शिव कुमार पर लगे आरोपों को लेकर हुई है। सो शायद यही वजह है कि डीके शिव कुमार को एज अ डिप्टी सीएम के तौर पर देखा जा रहा है, और यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया भी जाए तो कांग्रेस के लिए आगे आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान नहीं है। शिव कुमार की छवि जो है बड़ी साफ नहीं है, बड़ी धूमिल छवि है। उनके ऊपर विभिन्न किस्म के केसेस चल रहे हैं, ईडी का चल रहा है, सीबीआई मामले चल रहे हैं, काफी वो चल रहे हैं। और कांग्रेस अगर उसको चीफ मिनिस्टर बनाती है तो मैं कहूंगा कांग्रेस अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में उनके लिए राह और मुश्किल हो जाएगी। अगर राज्य में एक राज्य का चीफ मिनिस्टर इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में शामिल है, जैसे केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो और तेजी से उजागर होंगे, उनकी कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित ही रूप से एक टाइम पे उनको रिजाइन करना पड़ सकता है अगर फैसला उनके खिलाफ आता है। जहां तक हम सिद्धरमैया को देख रहे हैं, सिद्धरमैया उनके मुकाबले में ज्यादा स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, छोटे छोटे मामलों पर भी ठीक है। लेकिन शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को क्या इतना आसान है? कि शिव कुमार ने अपनी साथ पूरे दमखम से चुनाव प्रचार करा, चुनाव प्रचार पे पैसा काफी खर्च करा उन्होंने। जैसा वो कह रहे हैं कि 135 विधायक मेरे साथ हैं। हाँ। जो भी विधायक जीत के आए हैं वो सारे उन्हीं के साथ हैं, सिद्धरमैया के साथ कोई नहीं है। ऐसा उनका कहना भी बहुत बड़ा मायने रखता है। इसको भी आप सोच करके देखिए कितना एरोगेंस और कितना उनमें हठ धर्मिता है कि वो कह रहे हैं कि कोई मेरे बिना कर्नाटक में दूसरा मंत्री नहीं बन सकता। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बहुत कठिन है, और कांग्रेस को शीघ्र दोनों को ही शांत करना है। अगर आपने एक को बता शांत नहीं बैठा तो पार्टी में ही तोड़ने का काम करेगा, कुछ विधायकों को विपक्ष में आ जाए। और बीजेपी ऐसे मौके की तलाश में है, बीजेपी ऐसे मौके की तलाश में कि कब इनमें आपस में फूट और हम इनके एमएलए को अपनी तरफ ले करके अपनी सरकार बना लें। बीजेपी का कुछ नहीं जाता, उन लोगों ने इन्हीं को नेता बना करके बैठा देना है, और नेता दे विल बिकम किंग मेकर बना करके लगाम अपने पास रखनी है। तो बीजेपी ऐसे मौके की तलाश में है निश्चित की भाई इनमें आपस की फूट हो, और इसके विधायक हमारे पास टूट के आए और हम अन्य दलों को मिलाकर के सरकार बनाए। डेफिनेटली कांग्रेस के लिए फिलहाल अभी 2 धारी तलवार है, लेकिन इस वक्त व्यूअर जो हमें देख रहे हैं, एक सवाल आप लोगों के लिए भी है कि कौन होगा कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री और किसे होना चाहिए। हु इज बेस्ट अमंग्स दीज 2 फेसेस, सिद्धरमैया एंड डीके शिव कुमार। प्रोग्राम के अंत में हमेशा आपके साथ एक ईमेल आईडी शेयर की जाती है, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो प्रोग्राम के अंत में हमें मेल करें और अपना जो ओपिनियन है हमारे साथ शेयर जरूर करेंगे। आशुतोष जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। आशुतोष जी, देखिए पहली ही बैठक में सिद्धरमैया के नाम पर देखिए सहमति बनाकर निस्संदेह पार्टी नेतृत्व ने एक अच्छा फैसला तो दिया, एक अच्छी शुरुआत तो कर दी, एक सदी हुई शुरुआत कर दी, लेकिन आगे की राह जो है वो कांग्रेस के लिए कम जोखिम भरी नहीं है। हम लगातार बात कर रहे थे रविवार को हुई विधायक दल की बैठक की, और विधायक दल के नेता का चुनाव हो पाना, इस जीत को संभालना और इसका आगे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना, ये कहें निश्चित ही कांग्रेस के लिए आगे आसान होने वाला नहीं है। इसे आप किस तरीके से समझते हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए रहा इतनी आसान नहीं। तो सोच रहे हैं कि उन्होंने शिव कुमार नकार करके सिद्धरमैया का नाम ले दें, तो सिद्धरमैया का नाम लेकर के शिव कुमार भी नाराज होंगे। नाराज होने के बाद मैं लगता हूं कि वो कुछ विधायकों को लेकर के दूसरे पक्ष को ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस इस समय बड़ी विकट स्थिति में है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेजोरिटी, क्लियर कट मेजोरिटी, बीजेपी से लगभग डबल से भी ज्यादा उनके पास विधायक, 65 का 135 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस नेता का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं कर पा रही। एक होता है फैसला आपने अपना दे दिया, तानाशाही डिक्टेटरशिप, आपने कहा कि मैं इसको चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ और उसको आपने बना दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने पूरा जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया, और तन मन धन, जैसे बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी हैं, उन्होंने अपना काफी पैसा भी खर्च करा चुनाव, कर्नाटक के चुनाव पे। क्या आप समझते हैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ के देखते रहेंगे?
पॉलिटिक्स तो आज मनी स्पिनिंग गेम हो गया है। पैसा बनाने के लिए आते हैं, जनता की सेवा के लिए कोई भी पार्टी नहीं आती। सभी विधायक जो भी आ रहे हैं सब पैसा बनाने के लिए आते हैं। जिसने पैसा दांव पर लगाया है उसने एक दीपक खेला इतना बड़ा कि मैं कांग्रेस में प्रचंड बहुमत से पार्टी को लाऊंगा, जिताऊंगा और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री कर दूंगा। अगर मैं आज 100 रुपया खर्च कर रहा हूँ तो कल 500 रुपये बनाऊंगा। तो दैट इज द गेम ऑफ पावर। और शिव कुमार कैसे खाली हाथ खाली बैठे रहेंगे? उनका तो इतना प्रयास, इतना मेहनत जितना भी करा है उन्होंने, अपना पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, और आप उनको कैसे नकार सकते हैं? ओके। यहाँ सवाल का नहीं है कि योग्य कौन व्यक्ति है, चीफ मिनिस्टर कौन सा पार्टी के पक्ष में, लेकिन ये तो राजनीति एक व्यापार हो गया। और व्यापार में व्यक्ति चुपचाप बैठने वाला नहीं है, दूसरे की लैब करेगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा। और इसका जो बेनिफिट कांग्रेस को आने वाले 2024 के चुनाव में मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने उस पर पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी। तो आशुतोष जी, फिर सिचुएशन अभी कैसे संभलनी चाहिए, या कांग्रेस को किस तरीके से इसे हैंडल करने की यहाँ पर जरूरत है? क्योंकि डीके शिव कुमार को अगर नकारते हैं तो फिर डीके शिव कुमार तो डेफिनेटली से नाराज तो होंगे, और नाराजगी उनकी शो अभी हो ही रही है कि दिल्ली नहीं पहुंचते हैं, और उसके बाद नाराज होते हैं। ये सिचुएशन देखिए बन रही है, तो बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाएगी। सो कुल मिलाकर इन नटशेल कांग्रेस को क्या आगे करना चाहिए, किस तरीके का यहाँ पर कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत है? कांग्रेस पर विकट स्थिति में है। ना शिव कुमार को नकार सकते, ना आप सिद्धरामैया को निकाल सकते, और दो चीफ मिनिस्टर बना नहीं सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती जी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने, जैसा कल सुनने में आया कि वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है कर्नाटक की जीत। हाँ। बड़े विवादास्पद बयान दिया है राहुल गांधी ने कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है कर्नाटक में। कांग्रेस के लिए इस समय विकट स्थिति में क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। और सिद्धरामैया को अगर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो आप शिव कुमार को किस तरह संतुष्ट करते हैं, उसका कोई आपने विकल्प खोजना होगा पार्टी के अंदर रहते हुए। ओके। तो पार्टी अगर शिव कुमार को किसी तरह शांत कर पाती है, क्या उनको पावर्स, क्या पोर्टफोलियो देती हैं और वो उसमें संतुष्ट होते हैं, क्योंकि देखिए इस समय शिव कुमार बड़े विकराल रूप में है कि अगर थोड़ा सा भी उनके साथ खिलवाड़ किया गया वो आग के साथ खेल रहे हैं। तो शिव को संतुष्ट करना और सिद्धरामैया को चीफ मिनिस्टर बनाना पार्टी के हित में होगा। पार्टी की इस समय छवि देखते हुए शिव कुमार एक साफ छवि के व्यक्ति नहीं है। चीफ मिनिस्टर बनते ही उनके ऊपर सारे जो केसेस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के, वो सब तेजी से आएंगे। तो वो आपने चीफ मिनिस्टर ना बनाना, आगे का भी देखना है कि अगले साल चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इससे क्या फायदा मिलता है। बीजेपी हर कोशिश करेगी इस मौके का फायदा उठाने के लिए। तो चिंतन मनन का विषय है, और मैं समझता हूँ कि तीसरे व्यक्ति का नाम लाना भी इस समय ठीक नहीं होगा। शिव कुमार की छवि अपनी स्पष्ट साफ नहीं रखते, और ऐसे को आप कांग्रेस बनाती है, विपक्ष को कहने का मौका मिल जाएगा कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्होंने इतना पैसा बनाया, 800 करोड़ से 1500 करोड़ तेजी से पहुंचे। ऐसा कोई व्यापार नहीं जो इतनी तेजी से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सके। हालांकि पक्ष भी साफ छवि के नहीं है, उसमें भी ऐसे बहुत से नेता मिल जाते हैं, लेकिन राजनीति तो खेल इस चीज का शाम दंड भेद सभी नीति अपना करके लोग गिरा करके और अपने सत्ता में आने का कोशिश करते हैं। कांग्रेस पे चिंतन मनन करके आज उम्मीद है कांग्रेस इस पे मंथन जारी रहेगा। दिल्ली में काफी गर्मा दौर चल रहा है, खड़के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि आजकल सोनिया गांधी जी का नाम नहीं आ रहा है। आजकल जो भी खड़के कर रहे हैं सो कॉल्ड कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन सारा का सारा संचालन तो राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रहे हैं। तो वो आज क्या डिसाइड करते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय होगा, और मैं इस पर पूरी तरह बनाए रखा हूँ, और जैसा भी होगा आपको अपडेट दूंगा। लेकिन आपका प्रश्न तो ये है कि क्या मुख्यमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए जी? मेन विषय ये है। मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है, सिद्धरामैया इस मामले में ज्यादा स्वच्छ छवि रखते हुए अगर उनको बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शिव कुमार को शांत कैसे किया जाए, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बिल्कुल
इसी पर मंथन और मंथन आज भी जारी रहेगा, क्योंकि भारतीय समय अनुसार देखिए रविवार निकल गया और उसके बाद सोमवार को भी पूरे दिन इसी को लेकर चर्चा रहती है। फिर रविवार अगले दिन मंगलवार शाम 4 बजे तक इसका ऐलान हो सकता है। इसी को लेकर भी फिलहाल बातचीत जारी है। होगा क्या ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस किसकी तरफ बढ़ती है, हाईकमान किसकी तरफ बढ़ती है, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धरमैया को लेकर। इससे इधर आगे बढ़ते हुए संतोष जी, हम यहां पर आगे की बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले भी कुछ हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर भी चुनाव हैं। तो डेफिनेटली पहले तो कहा जा रहा था कि कर्नाटक के जो चुनाव हैं उसका राष्ट्र राजनीति पर एक गहरा असर पड़ने वाला है। क्या वाकई ऐसा है? आगे आने वाले चुनावों पर भी इसका एक भारी असर रहने वाला है? लोकसभा तो अभी अगले साल है। गीत जी, मैं कहूंगा इट्स टू अर्ली टू से अबाउट द 2024 इलेक्शन। कांग्रेस का जो चुनाव है इसका झारखंड के उस पर फैसला असर पड़ सकता था, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि 2024 के चुनाव पे अभी कहना, कुछ टिप्पणी करना इतना आसान नहीं होगा। काफी कुछ देखना बाकी है, समय बाकी है। ये कांग्रेस की भी आप कहें कि अगर आपने 135 एमएलए जीत करके राज्य जीत लिया, साउथ इंडिया में रीजनल पार्टीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो साउथ इंडिया की जो है अभी बीजेपी ज्यादा अपना डेंट नहीं बना पाई है, अपनी मतलब पकड़ को मजबूत नहीं कर पाई है। ये पहले से एक्सपेक्टेड था। जो नतीजा आया कोई नया नहीं आया है कि तो, कोई लोग हैरान हो। कांग्रेस की वहां पे तो मैं कहूँगा 2024 के लिए अभी कुछ समय हमें वेट करना पड़ेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट करने वाला नहीं है। ओके। लेकिन अभी जैसे देखिए यहाँ पर स्टार प्रचारक जो थे बीजेपी की ओर से भी काफी लगाए गए, और पूरे दक्षिण भारत में कर्नाटक ही ऐसा था जहां पर अभी तक बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी अब उसके हाथ से निकल गई है। कहते हैं जो सत्ता का एक जो ट्रेंड रहता है, सियासी जो एक ट्रेंड रहता है, वो यहाँ पर जो है उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए वो अभी वैसा ही है। अब बीजेपी के बाद अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस आ गई है। डेफिनेटली यहाँ पर जो कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है, क्या हम कहें कि ये सिर्फ व्यवहारिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कहते हैं कि आप दूसरों को भरमा सकते हैं लेकिन अपनों को नहीं। कर्नाटका की आज बात हो रही है, कर्नाटका के चुनावों के साथ साथ अब आगे फिलहाल क्या सिचुएशन है उस पर भी बात हो रही है। तो ये जो हमने कहा है कि आप दूसरों को भरमा सकते हैं लेकिन अपनों को नहीं, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको पता था कि कर्नाटका में क्या होने वाला है, क्योंकि बबूल का पेड़ तो देखिए उन्होंने ही लगाया था, और ऐसे में अब हार की वजह क्या है तो उस पर चिंतन मनन करने की जरूरत तो है। आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, ब्रेक में जाने से पहले भी ये सवाल उठा रहे थे कि दक्षिण के देखिए जितने भी कहें राज्य हैं उसमें बीजेपी का कोई खास प्रभाव नहीं है, कर्नाटका को अगर छोड़ दें तो। ऐसे में कर्नाटका की जो हार रही है, ये मैं संदर्भ आगे के चुनावों के लिए भी पूछ रही हूं, तो ये जो हार है भाजपा के लिए हम कहें ये सिर्फ व्यवहारिक ही नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकली टर्म उस संदर्भ में भी, उस रेफरेंस में भी ये उनको बहुत ही ज्यादा आगे परेशान करने वाली है, या फिर ऐसा नहीं है? इन दोनों में से क्या है सिचुएशन उसके लिए? पार्टी को चिंतन मनन करने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक राज्य पाती है दूसरा राज्य खो देती है। अभी हाल ही के चुनाव में पंजाब को खोया, हिमाचल को खोया, और धीरे धीरे करके कर्नाटका को भी खो दिया। कर्नाटका एक राज्य था जहां पे थोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैंठ बना के रखी थी, लेकिन आज वो भी खत्म है। भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी और अमित शाह के उस पर चल रही है। व्यक्ति इसमें भी कोई ऐसे चुनाव चेहरे नहीं है जो अपने उस पर दम पे चुनाव जीत सके। हाँ, क्योंकि ये चेहरे भी कर्नाटका में प्रचार प्रसार के दौरान हमें नजर आए, यही चेहरे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो अपने दम पे चुनाव जीत सके। और देश का प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर चुनाव रैलियों में भाषण दे रहे हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, उस सब के बावजूद भी वो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। ये एक सोच का विषय है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक राज्य में जीत हासिल करती है दूसरे राज्य खोती भी जा रही है। जो पकड़ 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की 8-9 साल में बननी चाहिए थी, मैं समझता हूँ इसमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोती जा रही है। एक अच्छा सशक्त नेता ना होने की वजह से लोग परिवारवाद से निकलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार से निकल के कोई अन्य व्यक्ति इसका मुख्य बनाया जाए। लड़के को बना भी दिया,
लेकिन व्हाट इज खड़के इज अगेन पपेट एट द हैंड ऑफ दिस गांधी फैमिली। लोगों को आप चाहते हैं एक स्वच्छंद इंडिपेंडेंट सशक्त नेता कांग्रेस का उभर के आया है, जैसा कि गुलाम नबी आजाद का प्रिंसिपल और अन्य नेताओं ने भी कहा, और धीरे धीरे वो छोड़ करके पार्टी को बाहर जी। तो ये कांग्रेस ने इस सीट पर बैठ करके किसी समझदार व्यक्ति ने गांधी परिवार को ये नहीं समझा पाया, कन्विंस कर पाया कि कुछ समय के लिए सत्ता का लालच छोड़ करके आप दूसरे को देख एक एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए, शायद पार्टी का कुछ सुधार हो सके। तो मैं कांग्रेस जो कहूँ उसमें भी नेता की प्रॉब्लम चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी पार्टी केवल दो लोगों के ऊपर चल रही है। कोई अच्छे सशक्त स्वच्छ छवि के लोग भारतीय जनता पार्टी में भी ज्यादा नहीं है। तो 2024 का चुनाव निश्चित रूप से बीजेपी पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखता है। और कर्नाटक को खोना जो एक राज्य आपके पास था वो भी आप हासिल करके ये बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ काम करना, रूट लेवल पे काम करना बाकी है। हाँ बिल्कुल। आशुतोष जी, 2-3 सवाल है, मैं चाहूंगी कि हम उस पर भी फटाफट से बात कर लें। देखिए यहाँ पर मैं कांग्रेस के एक स्टेटमेंट का जिक्र जरूर करना चाहूंगी इस भारी जीत के बाद, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से भी कहा गया, कर्नाटक का कांग्रेस के ही तमाम दिग्गजों की तरफ से कहा गया। कांग्रेस का देखिए सर ये कहना है कि ये जो हार है बीजेपी की, ये दरअसल मोदी की शिकस्त है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। भाजपा की हिंदुत्ववादी विचारधारा को जनता द्वारा खारिज किया जाना है, ये 2024 की स्पष्ट भविष्यवाणी है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। तो निश्चित रूप से देखिए सर, इस तरीके का ये जो बयान देना, इस तरीके की अभी फिलहाल एक राज्य को जीत कर इस तरीके का स्टेटमेंट देना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक नादानियां आप इसे कहेंगे, जो हकीकत से दूर है और खुद को भुलावे में रखने जैसा है। मैं कहूँगा थोथा चनम बाजे घना है। कहते हैं कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। एक कर्नाटक की जीत को आप पार्टी की जीत इतना बड़ा लेकर के दिखाना की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं है। 2024 का चुनाव ऑल टुगेदर दैट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम। आप इसको उससे ये ना समझें कि आपने कर्नाटक जीत लिया तो 2024 का चुनाव भी जीत लेंगे। 2024 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं सोच करके बैठ सकती कि हम 2024 का चुनाव जीत लेंगे, और कांग्रेस भी नहीं सोच सकती कि हम 2024 में कर्नाटक के उससे काफी हमको बेनिफिट होगा। आपको रूट लेवल पे काम करना होगा, अच्छे स्वच्छ छवि के लोगों को बाहर निकालना होगा और उनको टिकट देना होगा, जिससे कि आज जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पहले समाचार पत्र कोई पढ़ पाता था, कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन मोबाइल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए छोटा एक रिक्शा चालक बच्चा, पट्टी पे सोने वाला भी व्यक्ति व्हाट्सएप वगैरह और न्यूज को देख करके उसको पल पल की खबर रहती है कहाँ पे देश में क्या हो रहा है। तो आप बहुत सोच समझ के कदम उठाने होंगे दोनों ही पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कह रहा हूँ कि आसानी, और कांग्रेस के लिए भी इतना आसानी है। कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करके दिखाना चाहिए। तो करके तो जो आपने कहा उतना दिखाया नहीं है, और जनता कह रही है आपने जो पिछले वादे पूरे नहीं करे, 15 लाख ही अभी बैंक अकाउंट में नहीं आए। बहुत से लोगों को तो ये भी कह रहे हैं कि 15 लाख के वादे करके आप इलेक्शन जीते थे। तो आप जो कह रहे हैं सोच समझ के कीजिए, और जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए। आप ज्यादा ओवर एस्टिमेट अपने को ना दिखाइए कि मैं एक कर दूंगा, ये कर दूंगा। आज जनता के सामने रोजगार की, युवा वर्ग रोजगार चाह रहा है, रोजगार अभी आप मुहैया नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी, जितना उन्होंने कहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आप अपनी तरक्की को तो दिखा नहीं बड़ा चढ़ा करके हमने ये करा इतना करा, लेकिन युवा वर्ग बहुत परेशान है बेरोजगारी और महंगाई से। देश में महंगाई बढ़ रही है। आप अपने को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का हाल अब तक क्या है। पाकिस्तान की अपनी भी प्रॉब्लम है, और भारत की प्रॉब्लम है। भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है, और पाकिस्तान की मात्र आबादी 22-24 करोड़ की आबादी, जो उत्तर प्रदेश के बराबर कितना केवल पाकिस्तान है। तो हमारी समस्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है, और कांग्रेस भी हाथ पे हाथ रख नहीं बैठ सकती। कांग्रेस के नेताओं की ऐसी छोटी बचकानी स्टेटमेंट देना इस समय कहाँ से साल पुरानी पार्टी आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। ये बड़े शर्म की बात है कांग्रेस के लिए भी। मैं बीजेपी को भी ये नहीं कहता कि बीजेपी ने बहुत अच्छा इतना किया, जो बीजेपी करना चाहती, जो कहती थी, उससे अभी हम बहुत बहुत दूर है। युवा वर्ग को भी शांत करना और
समस्याओं को, देश की समस्याओं को, उनको निवारण करना बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है। दोनों को बहुत मेहनत करके 2024 के चुनाव पर मैं अभी कहूंगा कि इट्स टू अर्ली टू से अबाउट 2024 इलेक्शन। वेट, वॉच एंड सी एंड सिट टुगेदर डिस्कस अबाउट 2024। अभी झारखंड वगैरह में जहां भी चुनाव आ रहे हैं उसका इन पे थोड़ा असर जरूर होगा। बिल्कुल, ये सही भी है। आत्मविश्वास होना जरूरी होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास जो होता है वो आपके लिए मुसीबत ही बनेगा। तो यहाँ पर हिमाचल और उसके बाद कर्नाटका को जीत लेना, सिर्फ यहीं पर अपना एक स्टॉपेज लगा देना कांग्रेस के लिए सही नहीं है, क्योंकि आगे भी हिंदी बेल्ट के कई राज्यों में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा भी चुनाव है। और ऐसे में अभी से ही कहीं स्ट्रैटेजीज बनाना और उस लीग पर काम करना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर एक सवाल जो है वो विपक्षी एकता को लेकर भी है, क्योंकि देखिए ये तभी से ही बात हो रही है जब से प्रचार प्रसार भी शुरू हुआ। हालांकि उस वक्त जो है किसका कितना साथ मिला इसको लेकर भी सवाल उठे। अब इस जीत के बाद माना ये जा रहा है कि एक देखिए एक कॉन्फिडेंस मोशन जो आपके अंदर जब आ जाता है तो जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो कहें एक बड़ी जो कहें राष्ट्रीय पार्टी है उसको साथ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इस जीत के बाद हम विपक्षी एकता को किस तरीके से लें? क्या लगता है कि अभी तक विपक्षी एकता जो सिर्फ कहने भर को लेकर थी, लेकिन ग्राउंड पर वो जो एकता है वो दिखती नहीं है, लेकिन अब वो दिखेगी? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति में विपक्ष को एक करना बहुत मुश्किल है। लोग कहते रहेंगे कि हम ज्वाइन है, एक साथ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को एक करना इतना आसान नहीं है। हाँ। जब एक पार्टी एक नहीं हो रही, कांग्रेस पार्टी है उसी में मतभेद बने हुए हैं, वो एक नहीं है, तो विपक्ष के अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा को हम कैसे एक कर सकते हैं? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा गणतंत्र प्रणाली है विश्व की। मैं समझता हूँ विपक्ष में हर पार्टी अपनी अलग अलग विचारधारा रखती है और वो इसमें एक नहीं होंगे। कभी एक जमाने में मायावती और मुलायम सिंह यादव वो भी एक होना चाह रहे थे, उनका संगठन नहीं चल पाया। तो विपक्ष में आप केरला की राजनीति अलग है, कर्नाटका की अलग है, आंध्रा की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। तो हर पार्टी अलग अलग विचारधारा की है, हर रीजन में अपना अलग अलग लोगों का महत्वाकांक्षा है। मैं समझता हूँ विपक्ष ना कभी एक था, ना कभी एक है, ना कभी एक होगा। अगर विपक्ष एक हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती बहुत कड़ी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने फर्क नहीं करना होगा, जो कहेंगे वो करके दिखाना होगा। लेकिन इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट है कि विपक्ष एक न था रहता है। भले आप कहते रहिए, हाँ, जी मैं कह रहा हूँ भले ही विपक्ष कहते रहे कि हम एक हैं, एक हो जाएंगे, लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं उनमें मतभेद तो रहते ही हैं और इस क्योजेस को, इन मतभेदों को दूर करने की ही आज की समय की जरूरत है, क्योंकि अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी जगह पर बैठकर ये कह देना कि 2024 के चुनावों में हम लोकसभा चुनावों में हम बीजेपी को मात देंगे, लेकिन ये जो मात है वो ऐसे ही नहीं दी जाएगी। उस विपक्षी एकता को बनाए रखना और उस पर कायम रहना, ये आज के समय की जरूरत है। समय कम है और संतोष जी मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद कर देना चाहती हूँ। तमाम पहलुओं पर आपने नजर जो है अपनी बनाई और अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। लेकिन दर्शकों से भी अपील है कि ईमेल आईडी जो लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर प्लीज आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हमारे दर्शकों को जो तमाम प्रोग्राम्स हैं वो कितना भा रहे हैं, और उसको लेकर आप जो सजेशन यदि कोई देना चाहें तो उसका भी हम वेलकम करते हैं। सो info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप हमें अपने मेल्स जरूर भेजिएगा, अपना फीडबैक, और इसके साथ साथ सुझाव भी भेज सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।